हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शादी वाला घर में रिश्तेदारों की चहल पहल के माहौल में सभी खुशियां मना रहे होते हैं। तभी दुल्हन ऋषिका की मां रंजना हाथों में शगुन का सामान लिए जा रहे ऋषिका के दोस्त पंकज से कहती है, अरे पंकज, कहाँ जा रहा है? इधर तो सुन। आंटी, सुनना सुनाना बाद में करना, अभी मुझे सामान गाड़ी में रखवाने दो, वरना शगुन का सामान समय से नहीं पहुंचेगा। अरे नालायक, मैं कह रही हूँ बाहर जा ही रहा है तो हलवाई वाले आ गए हैं, उनके बर्तन गाड़ी से उतरवा दियो। और पंडित जी ने शादी से पहले पूजा करानी है, उसके लिए कुछ सामान भी लाना है। मैं तुझे लिस्ट देती हूँ। और बस आंटी बस, शादी में सारी मजदूरी मुझ बेचारे से ही करवाओगी क्या? अरे तेरे दोस्त की शादी है, तू काम नहीं करेगा तो कौन करेगा बेटा? जा, अब खड़ा क्या है, लेट हो रहा है। पंकज सामान लिए बाहर चला जाता है और लौटते लौटते उसे शाम हो जाती है तो थक कर सीधा ऋषिका के कमरे में आता है, जहां उसकी दोस्त सुरभि भी होती है। दोनों ही ऋषिका की शादी का जोड़ा देख रहे होते हैं। तभी वो उन दोनों को साइड करते हुए बेड पर आराम से बैठ जाता है तो सुरभि कहती है, आ गया हमारा मेहनती गधा, आज के सारे काम निपटा दिए ना। अब मुझे पता चल रहा है इस ऋषिका की बच्ची ने हमें शादी से 15 दिन पहले क्यों बुलाया। अरे शादी की भागा दौड़ी में मेरी नई चप्पल घिस गई। तो क्या हुआ, जूते चुराई की रस्म में सुरभि के साथ तू भी नेक मांग लियो मेरे कबीर से। अरे जा, तेरा कबीर जितना नेक देगा ना, उसमें मेरी क्या, एक बच्चे के पैर की चप्पल भी ना है। कंजूस से शादी हो रही है तेरी, पता है मुझे। अरे तू चिंता क्यों करता है, हम जूते चोरी की ऐसी प्लानिंग करेंगे ना कि इसके कबीर को हमें मुंह मांगा नेक देना ही पड़ेगा। यार, अब जूते चुराने की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी क्या? हाँ, क्योंकि हम प्रोफेशनल चोर नहीं है ना। सुरभि बोल ही रही होती है कि तभी ऋषिका की माँ तीनों के लिए चाय पकौड़े लेकर वहाँ आती है और तीनों चाय पकौड़े का आनंद लेते हुए अपनी बातों को आगे जारी रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दूल्हे के घर से भी गीत संगीत चालू होता है। दुल्हन की बहन जिया अपने भाई की शादी वाले जूते लेकर उसके कमरे में जाती है और कबीर से कहती है, भैया, माँ ने जूते भिजवाए हैं, पहनकर बताओ साइज ठीक है या नहीं। कोने में रख दे, थोड़ी देर में पहन के बताता हूँ। अरे अभी तो खाली ही बैठे हो ना, पहन लो, पहनो भी। इतना कहकर वो कबीर के सामने जूते रख देती है और कबीर उन्हें पहनकर देखता है तो चलते हुए कहता है, थोड़े टाइट लग रहे हैं, बदलवाने पड़ेंगे। रहने दो ना भैया, वैसे भी लड़की वाले तो इन जूतों को चुरा ही लेंगे रस्म के नाम पर, तो क्या इसे बदलवाने के लिए दुकान वापस जाना? क्यों, तू अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मेरे जूतों की रक्षा नहीं करेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, भाई की शादी एंजॉय करने की जगह मैं जूतों की रखवाली करती रहूंगी। अरे कैसी बहन है तू, अपने भाई की मेहनत के पैसे जूते वापस लेने के लिए लुटाने देगी क्या? इतना क्यों दुखी हो रहे हो, अभी जूते चोरी नहीं हुए हैं, समय आएगा तो देखेंगे क्या करना है। मैं जा रही हूँ और काम करने। इतना कहकर जिया वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और संगीत का दिन आता है, जिसका फंक्शन ऋषिका के घर ही रखा जाता है और लड़के वाले भी वहाँ आते हैं और साथ में संगीत के फंक्शन को एंजॉय करते हैं, जहाँ सभी नाच गा रहे होते हैं। वहाँ सुरभि की नजर कबीर के जूतों पर ही टिकी होती है। तभी हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेकर पंकज उसके पास आता है और उसे कबीर के जूतों को देखते हुए कहता है, अरे संगीत में ही जूते चुरा लेगी क्या? ऐसे देख रही है कि अभी देखते देखते आंखों से ही गायब कर देगी। पंकज, मैं क्या सोच रही हूँ, ये अच्छा मौका है जूते चुराने की प्रैक्टिस करने का। एक काम कर, तू ना जाकर कबीर को डांस करने के लिए बोल, तभी वो जूते उतारेगा और मैं कुर्सी के नीचे से जूते को सरका लूंगी। यार, तू जूते चुराने के चक्कर में ना मुझे जूते पड़वाएगी। शादी की रस्म संगीत में करते हुए किसी ने देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी कबीर वहाँ आता है और पंकज के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, और ऐसी भी क्या जरूरी बातें कर रहे हो अपने दोस्त की संगीत में कि नाचना भी याद नहीं है तुम्हें? कैसी बात कर रहे हो दूल्हे राजा, वो तो हमने सोचा। क्या सोचा? सोचा कि पहले लड़के वाले ही जी भर के नाच ले, वरना जब लड़की वाले नाचने पे आएंगे तो स्टेज हिलाकर रख देंगे। अच्छा, जरा हमें भी दिखा दो अपना स्टेज हिलाने वाला डांस। हाँ हाँ बिल्कुल। तभी सुरभि अपने साथ कबीर और पंकज को भी खींचते हुए डांस करने के लिए ले जाती है और फिर ऋषिका भी उनके साथ 2-4 ठुमके लगाती है और सभी संगीत का फंक्शन बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। ऐसे ही हल्दी और मेहंदी की रस्में भी अच्छे से हो जाती हैं और शादी का दिन आ जाता है।
ऋषिका खूबसूरत से शादी के जोड़े में सजी शीशे में खुद को देख रही होती है, तो वहीं सुरभि और पंकज अपनी ही बातों में बिजी होते हैं। तभी ऋषिका की माँ रंजना वहाँ आती है, तो ऋषिका कहती है, अच्छा हुआ माँ आप आ गई। देखिए ना, इनकी जूते चोरी की प्लानिंग अभी तक चल रही है। मुझे बता भी नहीं रहे हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। दुल्हन जैसी लग रही है, बस खुश। देख भाई, ज्यादा से ज्यादा नेक दिलवाई हो अपने कंजूस होने वाले पति से, वरना तेरी विदाई नहीं होने दूंगा मैं। ओहो, अभी बारात तो आई है, तुम लोगों को नेक की पड़ी है। अरे जरा देखो, अपनी दोस्त की तरफ कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। हाय, किसी की नजर न लग जाए। इतना कहकर रंजना ऋषिका को नजर का टीका लगा देती है। तभी बैंड बाजे की आवाज सुनाई देने लगती है। ऋषिका खिड़की से ही अपनी बारात आते हुए देखती है, तो बाकी तीनों बारात का स्वागत करने नीचे चले जाते हैं। रंजना दूल्हे की आरती उतारती है। तभी सुरभि उछल उछल कर कबीर के पैरों को देखने की कोशिश करती है, लेकिन बारातियों की भीड़ में उसे बस कबीर का चेहरा ही नजर आता है। तो सुरभि कहती है, अरे यार, कबीर के तो पैर ही नहीं दिख रहे हैं, और जब तक पैर नहीं दिखेंगे तो जूते कैसे दिखेंगे, और जब पता ही नहीं होगा जूते हैं कैसे तो चुराएंगे कैसे। तू चिंता मत कर, मैं पता लगा लूंगा। तू जा, ऋषिका को मंडप पे लेकर आ। उसके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। सभी यहाँ से मंडप की तरफ ही जाएंगे, तो मैं वहीं कुछ करता हूँ। ठीक है। इतना कहकर सुरभि ऋषिका के पास चली जाती है। थोड़ी ही देर में सभी मंडप की तरफ जाते हैं। पंकज भी वहीं जा रहा होता है। इतने में रंजना कुछ लाने के लिए वहाँ से भेज देती है। कुछ ही देर में पंडित के बुलाने पर सुरभि ऋषिका को लेकर नीचे आती है और फिर शादी की विधियाँ शुरू हो जाती हैं। तभी पंकज भी वहाँ आता है, तो सुरभि कहती है, पता चला कैसे दिखते हैं जूते? कहाँ यार, कहाँ देख पाया मैं। आंटी ने मुझे फिर विधियों के लिए कच्चे चावल लाने भेज दिया था। मंडप के बाहर रखे जूतों में से कोई एक भी दूल्हे के जूते नहीं लग रहे हैं। तभी वो मंडप के चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं दूल्हे के जूते नहीं दिखाई देते और उसकी नजर एक पुरानी सी चप्पल पर जाती है, जिसे देखकर सुरभि कहती है, यार पंकज, शादी में ये पुरानी चप्पल पहनकर कौन महान आया है? अरे होगा कोई गरीब बेचारा। तू जूतों पर अपना ध्यान लगाना, मिले नहीं तो चुराएंगे क्या। हाँ हाँ, चल चल। पंकज और सुरभि हर जगह दूल्हे के जूते को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलते। इतने में शादी संपन्न हो जाती है और विदाई का समय आ जाता है। दूल्हा दुल्हन गाड़ी की ओर जाने लगते हैं। तभी सुरभि उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे दूल्हे राजा जी, बिना जूतों के ही वापस लौटेंगे क्या आप? हाँ कबीर, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? ओ हाँ जिया, जरा पैरों में पहनने के लिए कुछ ला देना। तभी उसकी बहन जिया जूते का डब्बा लेकर आती है, लेकिन उसमें से निकलती है एक पुरानी चप्पल, जो कि वही चप्पल होती है जो कि मंडप के बाहर रखी थी। लो, हमने जिसके जूते चुराने की प्लानिंग की थी, वो जूते की जगह चप्पल पहन कर आ गया। यानी वो महान गरीब बेचारा और कोई नहीं, दूल्हे राजा ही था। अरे एक बात बता भाई, अपनी शादी में पुरानी चप्पल कौन पहनता है? जिसको नेक के पैसे बचाने हो। तो कैसी लगी मेरी चाल? ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, तो वहीं पंकज और सुरभि अपना सर पकड़ लेते हैं। निशी और उसकी छोटी बहन चंदा सड़क किनारे खड़ी अपनी सबसे छोटी बहन का इंतजार करते हुए बार बार फोन में टाइम देख रही थी। तभी चंदा कहती है, दीदी ये विनी अब तक नहीं आई, इसको कॉलेज से निकलने में हमेशा इतनी देर क्यों हो जाती है? फोन भी तो साइलेंट पर रखा था। वो तो माँ ने कहा कि तीनों एक साथ आया करो, पर ना फालतू में अपना टाइम वेस्ट ही करना था। सच में समय की तो कोई कदर ही नहीं है इसे। देखो 10 मिनट और इंतजार करते हैं, नहीं आई तो उसे छोड़कर ही चले जाएंगे। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी विनी पीछे से दोनों के कंधे पर हाथ रखती है और वो दोनों एक साथ पीछे मुड़कर कहती है, कौन है बदतमीज? ओहो दीदी, मैं हूँ। आप इतने गुस्से में क्यों हो? जैसे इस भरी गर्मी में आप दोनों की छतरी कोई चुरा ले गया हो। बस कर, गुस्सा दिलाने के काम करेगी तो गुस्सा ही आएगा ना। हमेशा लेट ही आती हो। अब क्या करूँ दीदी, मेरे दोस्त मुझे जाने ही नहीं देते। जाने नहीं देते या तेरा मन नहीं करता आने का? वो घर चलो ना, अब लेट नहीं हो रहा है। इतना कहकर वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है और वो दोनों भी पीछे चलती हैं। कुछ दूर चलने पर तीनों को सड़क किनारे कचरा फैला हुआ दिखता है और तीनों वहाँ से गुजर रही होती है।
तो सड़क पर फैले ऐसे कचरे को देखकर निशी कहती है, लोग बिना पढ़े लिखे गवार हैं। मतलब कचरा पेटी में कचरा डालने पर तो जैसे उन्हें मौत ही आ जाती है। इतना कहकर निशी फैले कचरे को उठाकर पास पड़े डस्टबिन में डालने लगती है। तभी चंदा की नजरें कचरे में पड़े 500 के नोट पर जाती है और वो फट से उसे उठाकर कहती है, कचरे में 500 का पत्ता, वाह, कचरा बिनने का फल मिल गया दीदी। हैं, सही कह रहे हो। अरे किसी बेचारे के गिर गए होंगे। तुम पहले मेरे साथ ये सारा कचरा उठवाओ। हमारा मोहल्ला साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, क्योंकि हम पढ़े लिखे गंवार नहीं है ना। तीनों कचरा उठाकर डस्टबिन में डालती हैं और सड़क को साफ कर देती हैं। जिसके बाद तीनों गंदे हाथ लिए घर पहुंचती हैं और फिर दबे पांव अपने कमरे में जा रही होती है। तभी उनकी माँ शैलजा तीनों को रोक कर कहती है, क्यों निकम्मियों, ऐसे दबे पाँव कहाँ खिसक रही हो? आए हाय, इतनी बदबू क्यों आने लगी अचानक? और तुम तीनों कहाँ से मजदूरी करके लौट रही हो? लो, अभी इनको क्या बोले? वो माँ, कॉलेज में वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करने का प्रोजेक्ट था तो मेरी दोनों दीदियाँ मेरी हेल्प करवा रही थी। वेस्ट मटेरियल क्या कह रही है? पल्ले नहीं पड़ रहा। खैर, जाकर तीनों खुद को साफ करो, पड़ोसन के यहाँ पार्टी में जाना है। मैं किचन का काम निपटा कर आती हूँ। ठीक है माँ। तभी तीनों झट से कमरे में चली जाती हैं। उस दिन चंदा कचरे में से 500 रुपए पाकर खुश थी और निशी के सामने कचरा पड़ा हो तो वो उससे देखा नहीं जाता था। इसीलिए तीनों बहनें कमरे में बैठकर बातें करते हुए कहती हैं, यार, हम अपना मोहल्ला तो साफ कर देते हैं, लेकिन आसपास की गलियों में कितना कचरा यूं ही सड़कों पर फैला रहता है। हम एक काम करते हैं, रोज शाम को आते वक्त आसपास का कचरा बीन कर उन जगहों को साफ कर दिया करेंगे। पर क्यों? ये काम हमारा थोड़ी ना है। हम कोई कचरे वाली लग रही हैं क्या? चुप कर। अरे पागल, देख, आज कचरा उठाते हुए 500 का नोट पाया। ऐसे ही क्या पता कभी ज्यादा पैसे मिल जाए। क्या दीदी, अब पैसे के लिए कचरा बिनवाओगी? जी नहीं। अच्छा, मतलब कचरा फैलाना हमारा काम है, साफ करना नहीं। इस मोहल्ले कॉलोनी के प्रति हमारे भी तो कुछ कर्तव्य है कि नहीं? अरे दीदी, आप तो सफाई के नाम पर इमोशनली हो जाती हो। ठीक है, मान गई मैं। इस तरह तीनों बहनें घर से एक प्लास्टिक का थैला बैग में रखकर ले जाया करती और शाम को आते वक्त अलग अलग गलियों में जाकर कचरा थैले में भरकर उस जगह को साफ करती। एक दिन कचरा बीनते हुए चंदा को एक सोने की अंगूठी मिलती है, जिसे देखकर वो हैरानी से कचरे से भरा थैला सड़क पर गिरा देती है और सारा कचरा वहीं फैल जाता है। तभी वहाँ अपने कचरे का थैला लिए निशी आती है और चंदा के आसपास कचरा फैला देखकर उसके सर पर अपने गंदे हाथों से जोर से मारकर कहती है, ये क्या, तू सफाई करने आई है या कचरा फैलाने आई है? क्या कर रही है ये सब? ओ नो, सब फैल गया। कोई नहीं, आप ये देखो, मुझे सोने की अंगूठी मिली है। लगता है कचरा फेंकते हुए किसी के हाथों से गिर गई होगी। सच में कचरे में तो तुझे भी बहुत कुछ मिल रहा है। वही तो, अभी तो मैं सारा कचरा छान मारूंगी। ऐसे ही तीनों बहनें रोज कचरा बीनना शुरू कर देती हैं और वो कचरा बीन कर एक जगह रख देती हैं, जिससे जो गरीब कचरे वाले हैं उन्हें बिना बिनाया प्लास्टिक का सामान मिल जाए और उस जगह की सफाई भी होती रहे। एक दिन जब शैलजा मंदिर से लौट रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन मधु कहती है, अरे शैलजा, तुझे नहीं लगता आजकल अपने मोहल्ले में कुछ ज्यादा ही साफ सफाई होने लगी है? हाँ, कह तो तू सही रही है, लेकिन अभी तो कचरे वाली गाड़ी भी नहीं आती, तो सारा कूड़ा कहाँ जा रहा है? मुझे लगता है ये कचरा बीनने वालियों के काम है। तू पागल है क्या? कचरे बीनने वाले प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, वो क्यों भला सफाई करने लगे? सही कह रही है। और फिर हमें क्या, कोई भी सफाई करे, मोहल्ला चमक रहा है, यही बहुत है। और क्या? इतना कहकर दोनों हंसने लगती हैं। एक शाम जब तीनों बहनें एक साथ कचरा इकट्ठा कर रही होती हैं, तो वहाँ से गुजर रहे मधु के बेटे मोंटू की नजर तीनों पर पड़ती है और वो हैरानी से खुद से कहता है, ये क्या, शैलजा आंटी की तीनों बेटियां कचरे के ढेर में क्या कर रही हैं? लगता है इनका दिमाग चल गया है। कैसे तीनों बहनें कचरे वाली बनी हुई हैं? इस नजारे को तो फोन में कैद करना पड़ेगा। इतना कहकर वो फोन से उन तीनों बहनों की कचरा बीनते हुए वीडियो बनाता है और तीनों से पंगे लेने के चक्कर में उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। समय बीतता है। एक दिन शैलजा सारा काम खत्म कर टीवी देखने बैठती है। तभी चैनल बदलने पर
कचरे वाली 3 बहनों की न्यूज आती है। ध्यान से देखिए इन कचरे वाली 3 बहनों को, जो दिखने में तो अच्छे खासे घरों की मालूम पड़ती हैं, लेकिन बिन रही हैं कचरा। आखिर ये क्यों मजबूर हैं कचरा बिनने को? देखिए कैसे तीनों कचरे के ढेर के बीच घुसी पड़ी हैं। हाय दैया, ये तीनों की शक्ल मेरी निकम्मियों से मिलती है, कपड़े भी उन्हीं के जैसे हैं। निशी, चंदा, बिनी, अरे कहाँ मर गई? यहीं हो, इधर आओ तीनों। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? मेरी इज्जत का कचरा हुआ। ये टीवी पर कचरे वाली तुम 3 बहनें ही हो ना? हाँ माँ, लग तो ऐसा ही रहा है। नास पिटी, जब है तो लगेगा ही ना। अरे कौन सी मजबूरी में कचरा बीनने लगी तुम तीनों? घर में तो झाड़ू पोछा लगाने में भी तुम्हें मौत आती है, और मोहल्ले में कचरे वाली 3 बहनें बनी फिर रही हो। अरे लोग क्या कहेंगे कि मैंने 3 बेटियां नहीं 3 कचरे वाली पाली है। तीनों को मैं बताती हूँ, रुको तुम। इतना कहकर वो इधर उधर देखते हुए हाथ में झाड़ू उठाती है और तीनों बहनें सुताई के डर से बाहर भागने लगती है। शैलजा झाड़ू लेकर तीनों के पीछे घर से बाहर आती है और देखती है कि सारे पड़ोसी बाहर ही खड़े हैं। तभी मधु कहती है, अरे कचरे वाली 3 बहनों, तुम तो छा गई सब जगह। तुम ही थी जिसकी वजह से मोहल्ला इतना साफ सुथरा लग रहा था कुछ हफ्तों से। सुनिए ना, क्या मुझे आप तीनों के साथ एक सेल्फी मिल सकती है? वो क्या है ना, जब से आपकी वीडियो वायरल हुई है, ट्रेंड चल रहा है #कचरे वाली 3 बहनें। क्या हम कचरे वाली 3 बहनों के नाम से मशहूर हो गए? अरे दीदी, ये अच्छी बात है या बुरी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ सभी लोगों को साफ सफाई रखनी चाहिए, कूड़े को इधर उधर ना फेंककर डस्टबिन में डालना चाहिए, वहीं लोग बिना सोचे समझे कहीं भी आते जाते कूड़ा कर जाते हैं, और आप तीनों उस कचरे को साफ कर सही जगह पहुँचाते। इस तरह तो आपने लोगों में कचरे को लेकर जागरूकता फैलाई है। अरे और क्या, इसके लिए तुम्हें कचरे वाली 3 बहनें नहीं, सफाई वाली 3 बहनें कहना चाहिए। और शैलजा, तू के झाड़ू लेकर खड़ी है? ऐसी बेटियों की तो तुझे आरती उतारनी चाहिए। मोहल्ले वालों से अपनी तीनों बेटियों की तारीफ सुनकर वो झाड़ू को जमीन पर पटक देती है और समझ जाती है कि उसकी बेटियों ने उसका सर झुकाया नहीं बल्कि उठाया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।